बच्चों, व्याकरण में आज हम क्रिया शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि काल के अनुसार या टेंस के अनुसार, समय के अनुसार कैसे क्रिया शब्दों का हम विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ हम देखते हैं, पाठ के प्रारंभ में ही कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हम पहले पढ़ते हैं और क्रिया शब्दों के बारे में समझते हैं। बच्चों, पहला वाक्य दिया गया है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो आखिर के जो तीन शब्द हैं कि बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं क्या है? क्रिया है। इस वाक्य में क्रिया है। ठीक है। पिताजी आपका संज्ञा हो गया और अखबार संज्ञा हो गया। कर्ता पिताजी, अखबार जो है कर्म हो गया। तो यहाँ जो है पढ़ रहे हैं जो शब्द है वो जो है वो क्रिया है। इसी प्रकार हम दूसरे वाक्य में आते हैं कि बच्चे टीवी देख रहे हैं। अब इसमें देख रहे हैं क्या है? क्रिया शब्द है। इसी प्रकार हम तीसरे वाक्य में आते हैं कि माता जी खाना बना रही हैं। यहाँ पर बना रही हैं, बना रही क्या है? क्रिया शब्द है। अब चौथे वाक्य में हम आते हैं कि भैया भैया दोस्तों के साथ खेल रहा है। यहाँ खेल रहा क्या है? क्रिया शब्द है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जब इन चार वाक्यों को पढ़ा तो देखा कि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बना रही हैं और खेल रहा शब्द है, ये जो है किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं शब्द। इस प्रकार अगर इन शब्दों को हम वाक्यों से हटा दें तो इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं बचता है। ठीक है। इन चार वाक्यों के पढ़ने के बाद यदि हम परिभाषा क्रिया की देना चाहें तो किस रूप में देंगे क्रिया की परिभाषा, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कैसे? शब्दों के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना, कोई कार्य हो रहा है उसको जो बोध कराते हैं शब्द, उनको हम क्रिया कहते हैं। आप बच्चों, एक दूसरी परिभाषा यहाँ दी गई है धातु की। धातु क्या होता है? जैसे रूट, क्या? जो जिस शब्द से क्रिया के मूल अंश की उत्पत्ति होती है उसे धातु कहते हैं। यहाँ परिभाषा दी गई कि क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे चल, खेल, उड़ और खा, ये आदि, ये सब क्या है? किसी भी क्रिया के जो है धातु होते हैं। अब आइए हम देखते हैं बच्चों कि ये जो क्रिया है, जो क्रिया शब्द हमारे हैं, इनके भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा क्या होता है? सकर्मक क्रिया। ठीक है। इंग्लिश में भी इनको जैसे अकर्मक को इंट्रांजिटिव वर्ब और सकर्मक को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक। अब आते हैं हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म का, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ऐसी क्रिया वाले वाक्यों को हम अकर्मक वाक्य कहते हैं और ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरे पेज में बताया गया है। जैसे कि उदाहरण है कि बच्चा हंसता है। अब बच्चा तो हो गया कर्ता और हंसता है क्या हो गई? क्रिया हो गया। अब इसमें कहीं कर्म की आवश्यकता नहीं है, बिना कर्म के ही वाक्य पूरा हमको समझ में आ जाता है। अब यदि इसमें किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाक्य यहाँ पे दिया गया है कि लड़का डरा हुआ है।
लड़का क्या है, करता है, और डरा हुआ तो क्रिया हो गई। तीसरा वाक्य है कि पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी क्या हो गया, कर्ता हो गया। उड़ रहे हैं अर्थात ये यहाँ इसमें क्रिया हो गई। लेकिन उड़ रहे हैं, इसमें कोई किसी कर्म की जरूरत नहीं है, किसी कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। बच्चों, इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है, अतः यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, कर्म होते हैं जिन पर क्रिया होती है, और इन वाक्यों को क्रिया की कर्म की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ इन क्रियाओं को हम अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब बच्चों हम आते हैं कि अगर हमें अकर्मक क्रिया की पहचान करनी हो तो कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों, जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ आदि लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक, जैसे कि पहला वाक्य हमने बोला था, बच्चा हंसता है। अब अगर इसमें ये शब्द लगाए जाएं, क्यों, कहाँ और कैसे, तो ये इसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा। बच्चा क्यों हंसता है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। बच्चा क्या हंसता है, ये उत्तर हम नहीं दे सकते। या बच्चा कहाँ हंसता है, ये भी सही उत्तर इसका दे पाना संभव नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाक्य जो है अकर्मक वाक्य है, और इसमें जो है क्रिया प्रयोग जो प्रयोग की गई है वो अकर्मक क्रिया प्रयोग की गई है। अर्थात यहाँ हंसता है क्या है, अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार बच्चों हम आते हैं फिर दूसरे क्रिया के दूसरे रूप में, जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। बच्चों, सकर्मक क्रिया होती है जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, जैसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कि हमको कर्म की आवश्यकता रहती है, बिना कर्म के वो क्रिया करना संभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण यहाँ दिया गया है कि रवि जूते पहन रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या है, पहन रहा है। अब अगर इसमें हम प्रश्न लगाएं क्या, क्यों और कहाँ, तो इसका उत्तर अभी इसको देखते हैं कि यहाँ पे 3 वाक्य, पहले वाक्य हम देख लेते हैं कि पहला वाक्य ये है कि रवि जूते पहन रहा है। दूसरा वाक्य क्या है, सीता साड़ी खरीदती है। यहाँ पे खरीदती है क्रिया है, कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ क्या खरीदती है, साड़ी खरीदती है, और साड़ी क्या है, कर्म है। इसी प्रकार जब इन वाक्यों में हम ये पता लगाना चाहें कि ये जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, तो बच्चों इसमें वही प्रश्न हम यहाँ भी लगाएंगे, कहाँ, क्या और कैसे। इस तरह के जब वाक्य लगाएंगे तो उत्तर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण हमने पढ़ा कि रवि जूते पहन रहा है। अब इसमें अगर प्रश्न लगाए कि रवि क्या पहन रहा है, तो इसका उत्तर हमें मिल जाता है, तो उत्तर मिलता है कि जूते। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि सीता क्या खरीदती है। यहाँ हमने प्रश्न लगाया कि सीता क्या खरीदती है, तो उत्तर हमें मिला कि साड़ी खरीदती है। ठीक है, अगर इसलिए बच्चों यहाँ पे क्योंकि क्या लगाने से हमको उत्तर जो है वो इन वाक्यों में प्राप्त हो रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि ये जो वाक्य हैं वो उनमें जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो पहन रहा है और खरीदती है, वो कैसी क्रियाएं हो गई, सकर्मक क्रियाएं हो गई। बच्चों, ये तो रही हमारे क्रियाएं कि 2 प्रकार की क्रियाएं हैं और क्रिया क्या होती है। अब आते हैं काल पे या टेंस पे। काल अर्थात समय। जब भी बच्चों हम कोई कार्य करते हैं तो प्रायः उनमें 3 कालों का प्रयोग किया जाता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल।
आइए पहले हम ये कुछ उदाहरण हैं, इनको हम पढ़ते हैं, फिर काल के बारे में समझते हैं। जैसे पहला वाक्य यहाँ पे दिया गया है कि प्रदीप सुबह नहाया था। दूसरा वाक्य क्या दिया है कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तीसरा वाक्य है पिताजी दफ्तर जाएंगे। बच्चों ये 3 वाक्य हमको यहाँ पे उदाहरण में दिए गए। अब अगर इन वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ें तो क्या पाते हैं कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द कौन है? नहाया था, खेल रहे हैं और जाएंगे। अब अगर इनको देखा जाए तो कामों के होने का समय अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं। किसी में था कि नहाया था अर्थात बीते हुए समय के बारे में बता रहा है, और खेल रहे हैं जो है वर्तमान समय के बारे में जानकारी हमको मिल रही है कि समय वो क्या कर रहा है। और तीसरा वाक्य जो है जिसमें जाएंगे अर्थात भविष्य के बारे में बताया जा रहा है कि आगे क्या कहाँ जाएंगे। तो बच्चों अगर परिभाषा हम इन काल की अगर बनाएं तो परिभाषा क्या होगी कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने व करने के समय का बोध होता है, क्रिया के होने व करने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं कि क्रिया जो है किस समय पे हो रही है। ऐसे शब्दों को हम क्रिया के ऐसे शब्दों के जो रूप होते हैं उनको हम काल उससे निर्धारित करते हैं कि ये किस समय की बात कही जा रही है। आइए हम काल के भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो समय व कार्य के अनुसार काल 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों काल जो है वो या टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं जो कि दिए गए हैं। नंबर 1 वर्तमान काल जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नंबर 2 भूतकाल जिसको इंग्लिश में पास्ट टेंस कहा जाता है। और तीसरा भविष्यत काल जिसको कि इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो बच्चों ये 3 काल होते हैं समय के। अब आते हैं इन कालों का हम अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो बच्चों जब वर्तमान काल की पहली बात हम करते हैं, वर्तमान काल क्या होता है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में, वर्तमान समय अर्थात जो इस समय प्रेजेंट समय में होने का जो बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों इन क्रिया शब्दों के पहचानने का जो समय है उसको जानने के लिए हम जो वाक्य जब पढ़ते हैं तो उनकी पहचान कैसे करेंगे कि ये वर्तमान काल का है। तो बच्चों इस काल के जो वाक्य होते हैं, इस काल के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि इस तरह के अनेक जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जिन वाक्यों में ये शब्द आखिर में रहते हैं कि जैसे हैं, हूँ, हो रहा है या रही है, रहे हैं, ऐसा है तो इसका तात्पर्य होता है कि ये वर्तमान काल का बोध यहाँ पे किया जा रहा है। बच्चों जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया है कि सीता सेब खाती है। आप देखिए यहाँ क्रिया शब्द हम देखते हैं कि खाती है का प्रयोग हुआ यहाँ पे। इसका अर्थ हुआ कि ये जो वाक्य है ये वर्तमान काल का बोध करा रहा है। बच्चों दूसरे वाक्य में हम आते हैं कि रोहित जूस पी रहा है। अब बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कि पी रहा है, तो रहा है इसका तात्पर्य हुआ कि ये वर्तमान काल का बोध यहाँ पे हो रहा है। नंबर 3 पवन ब्रश कर रहा है। कर रहा है ये भी वर्तमान काल का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो बच्चों ये हो गई वर्तमान काल की बात। अब आते हैं हम आगे
अगले पेज में हम देखते हैं भूतकाल के बारे में। बच्चों, भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात भी भूतकाल अर्थात जो बीते समय की जो बात अगर हम कह रहे हैं तो वो भूतकाल हो गया। इन वाक्यों के, इस काल के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या रहता है? था, थी, थे, चुका था, लिया, दिया इत्यादि शब्द आते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे नंबर 1 हो गया राम काम करता था। तो यहाँ पे था आखिर में है, अर्थात ये क्या जाहिर करता है कि ये जो वाक्य है वो भूतकाल में जो क्रिया हुई उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बच्चों आते हैं दूसरे वाक्य में कि अभिषेक ने खाना खाया था। अभिषेक ने खाना खाया था। यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिखा है? खाया था। खाया था, थी, थे जहाँ पे प्रयोग होता है उसको किस काल का बोध होता है? भूतकाल का बोध होता है बच्चों, इसलिए ये वाक्य भी भूतकाल का बोध करा रहा है। तीसरा वाक्य है गौरी ने पवित्रा को पेंसिल दे दी थी। बच्चों यहाँ पे देखिए पेंसिल दे दी थी, लास्ट में थी है, इसका तात्पर्य हुआ कि ये भी जो वाक्य है वो भूतकाल की क्रिया का बोध करा रहा है। तो बच्चों ये हो गया हमारा दूसरा काल भूतकाल। अब आते हैं तीसरे काल में जिसको हम कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल अर्थात फ्यूचर टेंस क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय अर्थात भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में जो वाक्य जानकारी देते हैं उनको हम भविष्य काल के अंतर्गत लेते हैं। जो क्रिया आगे होगी, भविष्य में होगी, उसके बारे में जो वाक्य हमको बताते हैं। देखिए इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। तो क्रिया के कौन से शब्द आते हैं इन वाक्यों में? गा, गी, गे। आप देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, पवन विद्यालय से आएगा। अब आएगा, इसमें लास्ट में क्या प्रयोग हुआ? गा शब्द का प्रयोग हुआ। इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि यह जो वाक्य है वो भविष्य काल की क्रिया का बोध करा रहा है। अब दूसरे वाक्य में आते हैं, पिताजी सोमवार को दिल्ली से आएंगे। यहाँ पर क्रिया क्या है? आएंगे। अब आएंगे, इसमें जो गे शब्द है लास्ट में प्रयोग हुआ वो क्या बता रहा है? हमें भविष्य की ओर सूचना दे रहा है, इसलिए ये भी भविष्य काल का ही वाक्य हो गया। तीसरा है माताजी अमरूद लाएंगी। लाएंगी ये जो क्रिया है वो भविष्य काल का बोध यहाँ पे करा रहे, इसलिए ये भी जो है भविष्यत काल का यहाँ पे बोध हो रहा है। बच्चों इस तरह हमने पाठ के अंतर्गत काल और क्रिया जो है और उसके किस काल में कैसे उसका प्रयोग करते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। बच्चों देखिए यहाँ अभ्यास के भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप जो है इसी प्रकार पढ़ सकते हैं और उनके उत्तर आप लिख सकते हैं या इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न दिए गए हैं और इनके उत्तर भी दिए गए हैं। आइए देखिए अगले पेज में भी आते हैं और यहाँ भी देखते हैं कि ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनके उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आखिर में लास्ट में जाके जिसमें है कि विकल्प दिए गए हैं और फिलिंग इन द ब्लैंक्स के रूप में इनको भी अगर आपने पाठ ढंग से पढ़ लिया है तो इन अभ्यास प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया और काल का कैसे प्रयोग किया जाता है किसी वाक्य में।